अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। इस ब्रेक के अंदर जो मेजर अपडेट आप लोगों को मिली वो नेशनल एमडी कैट की मिली, जो 3 अक्टूबर को डिसाइड किया पीएमसी ने कि जो ओवरऑल टेस्ट होगा वो नेशनल एमडी कैट के अंडर होगा। अब इसमें जो काफ़ी स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन है कि क्या नेशनल एमडी कैट का सिलेबस अभी अनाउंस होना है नहीं होना, उन चीज़ों को मैं आज एड्रेस करूँगा स्पेसिफिकली कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए। चैप्टर वाइज मैं बात करूँगा, हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को केबीके की बुक भी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, पास पेपर्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सब लोगों के माइंड में हैं। और ये भी याद रखें कि पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, सिंध अब एक ही टेस्ट होने वाला है, और अगर एक ही टेस्ट होने वाला है तो इसलिए ये माइंड में आपको रखना है कि क्या चीज़ आप लोगों को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखें, फिजिक्स चाहे ए लेवल का स्टूडेंट पढ़ रहा हो, चाहे फिजिक्स पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट पढ़ रहा हो, चाहे फिजिक्स केपीके का स्टूडेंट पढ़ रहा हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, फिजिक्स के फार्मूलाज चेंज नहीं होते। आपका कोई लॉ है तो उस लॉ की स्टेटमेंट चेंज नहीं होती। काइंडली लाइव चैट में कोई भी चीज़ डिस्कस ना करें। मैं आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट मुझसे पूछते रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा आपके उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूं। फिर कोई अगर माइंड में आपके क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में पूछेंगे। विद इन द सेशन में आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैं इन द एंड आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा और जो भी आपके माइंड में है उसका आंसर दूंगा। स्टार्ट करता हूं मैं कि हमारे पास अब जो नेशनल एमडी कैट का सिलेबस है उसमें क्या कुछ हमने पढ़ना है। ये बात तो आप सबको पता चल गई कि जो हमारे पास नम्स का सिलेबस है वही हमारे पास नेशनल एमडी कैट का सिलेबस है। ये सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नेशनल एमडी कैट का सिलेबस अभी वो अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे। नेशनल एमडी कैट और नम्स का सिलेबस सेम है, और ये आप अगर सिलेबस देखना चाहें कहाँ पर है तो आप लोगों ने जो ऑफिशियल वेबसाइट है नम्स की, आपने उसी को देखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स पुराने नम्स के सिलेबस को जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो देख लेते हैं। आपने पुराना नम्स का सिलेबस नहीं देखना। आप लोगों ने जो नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आपने उसी को देखना है, और वो है nums.pak.edu.pk। इस वेबसाइट के अलावा आपने किसी भी जगह से सिलेबस नहीं देखना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आप लोगों को पुराना सिलेबस मिलेगा, तो पुराना सिलेबस रिकमेंडेड नहीं है। चलते हैं अब आगे कि सिलेबस की बात तो हो गई कि सिलेबस कौन सा है। सिलेबस वही है जो नम्स का अपलोड हुआ हुआ है, वही आप लोगों का भी होगा। किसी नए सिलेबस का वेट आप लोगों ने नहीं करना। अब कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स शामिल हैं इस सिलेबस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट है वो है फोर्स एंड मोशन का, और फोर्स एंड मोशन ये कवर करेगा आपके एफएससी में चैप्टर नंबर 3 को। ये चैप्टर नंबर 3 है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 वो नहीं है, चैप्टर नंबर 3 से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करूं, वर्क एंड एनर्जी, ये आप सबको आइडिया है, ये आपके एफएससी में चैप्टर नंबर 4 होता है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, ये आपके एफएससी में चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 6 आपके सिलेबस में नहीं है, फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स को किसी भी तरह से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेव्स का। अब जो वेव्स का यूनिट है इसके सिलेबस में आपके 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। एक आपके चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स कवर होंगे, और चैप्टर नंबर 7 के अलावा चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक्स कवर होंगे। आगे मैं बात करूंगा कि चैप्टर 7 में क्या कुछ पढ़ना चाहिए, चैप्टर 8 में क्या कुछ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कवर कर रहे होते हैं चैप्टर नंबर 11 को। केपीके की बुक में चैप्टर 11 नहीं होता, ये चैप्टर नंबर 10 होता है। तो चाहे चैप्टर 11 इसको मैं लिख दूं या चैप्टर नंबर 10, आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग पता होगा। अहमद खान, मैंने अपने एक पेस के अकॉर्डिंग बात करनी है, अगर आप लोगों को जल्दी है तो बाद में रिकॉर्डेड ये अवेलेबल होगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कवर कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 12
के टॉपिक्स को, ये भी बात करेंगे कौन कौन सा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस चैप्टर नंबर 13। अब आपको आइडिया होता जा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर नहीं करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास कवर करता है चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक्स को। ये भी कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ना 13 कंप्लीट है ना 14 कंप्लीट है। फिर चैप्टर आ जाता है 15 से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये चैप्टर 15 के टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें ऐड हुए हैं, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो पुराने हैं, जो पहले भी एमडी कैट के सिलेबस में थे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट को अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का यूनिट अब इसका कोर्स कम हो गया, ये चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक्स को कवर करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसके भी टॉपिक्स पहले से कम हो गए हैं, ये चैप्टर नंबर 19 को कवर करता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसके टॉपिक्स ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने पहले थे, ये आपके चैप्टर नंबर 20 को कवर कर रहा होता है। और लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके भी टॉपिक्स पहले से कम हो गए हैं, ये आपका है चैप्टर नंबर 21। तो अगर आप इस पूरे सिलेबस को देखें तो आप इस पूरे सिलेबस में ना तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स, ये आपने नहीं पढ़ना, ना आपके पास अब चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स टॉर्क वाला टॉपिक, ये भी आप लोगों ने नहीं करना, ना आपके पास अब चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स, ये भी कवर नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो आपका फिजिकल ऑप्टिक्स है, वो भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। और अगर मैं बात करता हूं पंजाब बोर्ड के अंदर, तो पंजाब बोर्ड में चैप्टर नंबर 10 होता है फिजिकल, आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, वो भी आप लोग नहीं कर रहे हो। तो ये फर्स्ट ईयर के वो चैप्टर्स हैं जो अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब मैं अगर सेकेंड ईयर की तरफ चलता हूं तो सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास क्या कुछ है। सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर 12 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, 13 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अगर मैं आगे 14, 15 की बात करूं उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं, लेकिन चैप्टर 16 हमारे पास एज सच नहीं है। थोड़ा बहुत अगर होगा भी वो आगे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज 16 में आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, ये तमाम चीजें नहीं है। चैप्टर नंबर 16 के बाद अगर 17 की बात करते हैं तो 17 भी एज सच हमें सिलेबस में नजर नहीं आ रहा। इसके बाद अगर मैं चैप्टर 19, 20, 21, 18 की बात करूं तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर है, लेकिन सेकेंड ईयर में टॉपिक्स बहुत थोड़े हैं। तो चैप्टर चाहे कम एलिमिनेट हुए लेकिन टॉपिक्स बहुत थोड़े हैं, एक चैप्टर में से 2 टॉपिक, एक में से 3 टॉपिक, इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो रहा होता है। अब चलते हैं 1 बाय 1 सिलेबस की तरफ। सबसे पहले है फोर्स एंड मोशन। अगर आप फोर्स एंड मोशन के टॉपिक्स को देखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, वेरिएबल एक्सेलेरेशन, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो आप एफएससी की बुक में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो टॉपिक मेंशन नहीं है लेकिन आप लोगों ने करना है, वो कौन सा है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसको आपने मिस नहीं करना, ये नहीं सोचना कि ये लिखा नहीं हुआ, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लाजमी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आगे ये आ भी जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलेरेशन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि सिर्फ एक्सेलेरेशन की रिप्रेजेंटेशन नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों चीजों को कवर कर रहे होगे। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वैसा ही है। मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इंपल्स की बात नहीं हो रही लेकिन इंपल्स आप लोग कवर करेंगे। उसके बाद कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके डिफरेंट केसेस, ये वही केसेस हैं कि मैस इक्वल हो, अनइक्वल हो तो वेलोसिटी क्या होगी, ये आपने कवर करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरा टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर है, उसकी टाइप्स जो मैंने लेक्चर में डिस्कस भी की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन 0 होती है, क्यों होती है, वर्टिकल एक्सेलेरेशन -g के इक्वल होती है, नेट एक्सेलेरेशन g के इक्वल होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का यूनिफॉर्म नहीं रहता। ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। कभी भी टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होती, कभी भी 100% काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। ये तमाम चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। फिर फार्मूलाज, टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज। अब यहां पर आपको वेलोसिटी का रिलेशन नहीं मिल रहा, लेकिन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट को आपने कवर करना है कि अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड करना है तो वो
किस रिलेशन से फाइंड होती है, चाहे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो, ये टॉपिक्स आप लोग कवर करेंगे। तो ये हैं आपके फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स। और अगर आप इसको देखें तो ये प्योरली आपका क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 है। और मैं यहाँ पर आपको ये रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर नंबर 3 आपने कंप्लीट कवर करना है। अब कंप्लीट कवर करने में चाहे आपके पास टॉपिक हैं रॉकेट प्रोपल्शन से रिलेटेड, चाहे टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, आप उसको भी कवर कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी आपके पास मोमेंटम के टॉपिक और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक के अंडर आ रहे होते हैं। तो मींस चैप्टर नंबर 3 आप लोग इस यूनिट को कवर करने के लिए कंप्लीट करेंगे। अब जहां पर आप लोग कंफ्यूज हों, आप वहां पर लर्निंग आउटकम्स को पढ़ लें कि लर्निंग आउटकम्स आपके पास क्या क्या हैं। और ये परेशान ना हो, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई इस पूरे चैप्टर में, कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ आपने पहले फोर्स एंड मोशन में कवर किया था वही कवर करना है। और अच्छी बात यह है कि अब टॉर्क और इक्विलिब्रियम का टॉपिक नहीं है। कई स्टूडेंट्स को टॉर्क के क्वेश्चन में मसला होता था, अब टॉर्क, कपल, इक्विलिब्रियम कोई भी टॉपिक आपके इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब आप नीचे लर्निंग आउटकम्स को पढ़ें तो वो स्पेसिफिकली आपको बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप उसमें कवर करेंगे। तो ये हर पॉइंट से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज कवर होने चाहिए। और ये कोई नई चीज आपको नहीं लगेगी, आपको लगेगा जो पहले आपने किसी प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन किए हैं, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो इन टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं। तो मींस चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट आप लोग कवर करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल भी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशन के अंडर ही आता है, तो वो नई चीज नहीं है, उसको भी आप लोग यहां कवर करेंगे। कोई इससे रिलेटेड फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो नोट कर लें, एंड में उसको आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं एंड में उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। तो ये हो गया पहला यूनिट जो आपका फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड है, और ये चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कवर करेगा। लर्निंग आउटकम सिलेबस के साथ ही मेंशन है, जब आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो हर यूनिट के साथ उसके लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ आए, वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक्स क्या क्या हैं? वर्क, वही चीजें, वर्क की टाइप्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये सब चीजें वही हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम एनर्जी की वही चीजें, एनर्जी और उसकी टाइप्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, उन्हीं टॉपिक्स को आपने कवर करना है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले भी सिलेबस में था, अब भी कवर करना है। अब यहां पर जो चीज नहीं ऐड हुई वो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, लेकिन उसने स्पेसिफिकली बात की है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जहां पर आप एनर्जी की फॉर्म को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको अब लाजमी करना है। और यहां मैं अब ये रिकमेंड आपको करूंगा कि आप लोगों ने इस टॉपिक को भी लाजमी करना है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी, जो फार्मूला है U इज इक्वल टू माइनस GMM/r। तो ये सब चीजें वो हैं जो हम पहले कर चुके हैं और ये लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जो पहले हमने कवर नहीं किया था तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर होगा तो। अदरवाइज मैक्सिमम चीजें हैं जो मैंने पहले जब सिलेबस कवर करवा रहा था तो मैं साथ साथ नम्स के टॉपिक्स भी आपको करवा देता था, तो वो आपको पुरानी वीडियोस में सब चीजें मिल जाएंगी। इसका मतलब अब भी हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं, ये वाला वर्क एंड एनर्जी, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। और चैप्टर नंबर 4 मैं आपको कहूंगा कि आपके पास कंप्लीट नहीं है। मतलब आप लोगों ने इसमें क्या नहीं करना। अगर क्या नहीं करना की मैं बात करूं तो मैं स्केप वेलोसिटी को रिकमेंड करूंगा कि कर लें। और स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, उसके फार्मूलाज की वेरिएशन आपसे पूछी जाती है। ये फार्मूला है 2 टाइम्स GM/r और इसके अलावा √2GR, ये कांस्टेंट है। तो मींस आपके पास ये वो चीजें हैं जो आप लोग पहले एफएससी में पढ़ के आ चुके हैं। ये पहले अगर मैंने नहीं करवाया तो मैं इसको अपलोड करूंगा। अब नीचे इसके अगर आप लर्निंग आउटकम्स को देखें तो वर्क की बात हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, डिफाइन एनर्जी, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी,
What is the difference between potential energy and gravitational potential energy? Describe that gravitational potential energy is measured from a reference level and can be positive or negative. ये आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है. एक्सप्रेस पावर एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी पता है आपको. एक्सप्लेन दैट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एज डेसिपेटेड एज हीट इन द एनवायरनमेंट. ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली वही केस है जब हम एनर्जी की कन्वर्जन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करते. ये उससे रिलेटेड है. जिससे रिलेटेड आपको इक्वेशन अगर मैं एक लिख कर दूं कि अगर फर्ज करें आपकी पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, तो साथ क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. ये वो वाला केस है. या फिर अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, तो प्लस क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. ये वो टॉपिक है. अब लास्ट टॉपिक आपको लगेगा शायद नया है. इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस. ये भी आप लोग पहले क्वेश्चंस कर चुके हो. ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली एफिशिएंसी से रिलेटेड है कि इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होते, तो उनकी एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए क्या करते हो आप डिवाइड करते हो आउटपुट ओवर इनपुट, और अगर परसेंटेज रिक्वायर्ड है तो मल्टीप्लाइड बाय 100. और इससे रिलेटेड ज्यादातर हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो पावर से रिलेटेड किए थे टेस्ट के अंदर और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर. तो ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है. जो एनर्जी लॉसेस हैं वो पावर से रिलेटेड है. फिर हम अगर अपने स्पेसिफिकली बुक की बात करें तो इससे रिलेटेड हमें एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल भी मिलता है जिसमें हम ये फाइंड करते हैं कि हमारे पास ओवरऑल कितनी % एनर्जी लॉस हुई है. मींस ये भी जो चैप्टर है ये आपके पास कोई नया चैप्टर नहीं है, कोई नए टॉपिक्स नहीं है जिसके लिए आपको कोई और बुक पढ़नी पड़ेगी. आप अगर अपनी सिंध वाले अपनी बुक पढ़ लेते हैं, KPK वाले अपनी बुक पढ़ लेते हैं, पंजाब वाले अपनी बुक पढ़ लेते हैं, तो आपका ये यूनिट कवर हो जाता है. टॉपिक्स को देखें, ये ना ढूंढना शुरू कर दें कि वो टॉपिक का नाम किस बुक में लिखा हुआ है. उस टॉपिक के मतलब को समझना है, वो चाहे आप किसी भी बुक से कर लें. क्या A लेवल्स वाले स्टूडेंट जो होंगे वो चारों बुक्स पढ़कर ये टेस्ट देंगे? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को देखकर टेस्ट देंगे कि टॉपिक कौन कौन सा है और उस टॉपिक के अंदर उनको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए. तो ख़ास तौर पे जो ये FSC के स्टूडेंट्स हैं ये अपने माइंड को इस हवाले से तैयार करें कि टॉपिक और टॉपिक से रेलिवेंट क्या इंफॉर्मेशन आपकी बुक में है, आप उसके लिए फुली प्रिपेयर हों. तो चैप्टर नंबर 4 आपका इस वर्क एंड एनर्जी को कवर करेगा. और ये मैं आपको ये कहूँगा कि आपका ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अब आपका 90% ये चैप्टर होगा चैप्टर 4. जो लास्ट टॉपिक था एनर्जी सोर्सेज का, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, उसका कहीं जिक्र नहीं है, तो उसको करने की जरूरत भी नहीं है. तो जो है सिलेबस में उसको करें, जो नहीं है उसको नहीं करना. क्लियर हो गया चैप्टर नंबर 4. और चैप्टर 4 ऑलमोस्ट वही है जो आप लोगों ने पहले MD कैट की प्रिपरेशन में किया था. अब नेक्स्ट आ गया रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन. अब इस रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के यूनिट को देखें तो ये भी सारा का सारा वही है जो आपके MD कैट के सिलेबस में था. कोई नई चीज इसमें इन्होंने ऐड नहीं की. ये आपके FSC में चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मोशन का. अब क्या कुछ है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये तीनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हैं. इनकी कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए कि आप किस तरह से इनको कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो कन्वर्जन आपके पास है ये हमने लेक्चर में डिस्कस की थी कि यूनिट की कन्वर्जन किस तरह से होती है रेवोल्यूशन की डिग्री में, रेडियन में. कोई इसके अलावा यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको एंगल में मिनट और डिग्री को कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है. फिर एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, V इज इक्वल टू R ओमेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू R थीटा. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, अब इसमें जो ऊपर जो बात मैंने की है वही आ जाती है, V इज इक्वल टू R ओमेगा. और ऊपर वेरिएबल्स हैं, और भी वेरिएबल्स हमारे पास आ सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इक्वेशन ऑफ मोशंस की जो कन्वर्जन है. लीनियर और एंगुलर एक्सेलेरेशन की कन्वर्जन, AT इज इक्वल टू R अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है. सब चीज़ें पढ़ चुके हैं हम पहले. सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या चीज़ है शायद आपको नहीं लगे, फोर्सेस कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. जब मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक करवाया था तो सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में मैंने आपको डिफरेंट केसेस बताए थे कि कहीं पर टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है,
कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है, कहीं पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है, कहीं फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, कहीं पर टेंशन और वेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं और यही अब सिलेबस में उसने मेंशन कर दिया कि वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर आप पुराना लेक्चर देखेंगे तो आपको इन तमाम चीजों के आंसर मिल जाएंगे। और फिर जब आप सेंटीपिटल फोर्स की बात करते हैं इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल, तो वहां भी यही चीज यूज होती है कि टेंशन किस तरह से सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, वर्टिकल सर्कल में टेंशन और वेट किस तरह से ये प्रोवाइड करते हैं, ये वही चीजें। तो मींस चैप्टर नंबर 5 के अंदर कम हो गया, नया कुछ ऐड नहीं हुआ। अब क्या चीज एलिमिनेट हुई है? अब आपके पास जो टॉपिक था पहले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, अब वो आपको करने की जरूरत यहां पर नहीं है, अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको नहीं करना। इसके अलावा जो कुछ पहले आपने एमडी कैट में पढ़ा था वही सब कुछ आप लोग अब भी पढ़ रहे होंगे उसी वेरिएशंस के साथ। तो चैप्टर नंबर 5 आप कह सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट 50% है जो आप कवर करते हैं। 50% अब आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और पुराने एमडी कैट के सिलेबस में से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टॉपिक निकल गया, उसको करने की जरूरत नहीं है। और ये भी आप अपने बुक को देखें, एफएससी केपीके के अंदर या पंजाब के अंदर या बलोचिस्तान या सिंध के अंदर, और उनमें ये टॉपिक्स कवर करें। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता कि आपकी बुक में वो टॉपिक नहीं है, तो फिर आप उससे रिलेटेड देखें कि मैं किसी और बुक से उसको पढ़ लूं। अब ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि नम्स फेडरल है तो शायद हमें फेडरल की बुक को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। क्या सिंध और बलोचिस्तान का बच्चा भी स्पेसिफिकली उस बुक को परचेज करके पढ़ेगा? तो ये कभी भी ये सोचना नहीं है कि हमें अभी फेडरल की बुक को पढ़ना पड़ेगा। और ये एक जनरल तरीका है जो दुनिया के अंदर होता है कि जब भी कोई ऐसे टेस्ट होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स अनाउंस किए जाते हैं और उन टॉपिक्स को आपने कवर करना होता है, चाहे जिस मर्जी बुक से करें। कॉन्सेप्ट्स कभी चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स हमेशा यूनिवर्सल रहते हैं साइंस के, आपको बस उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अब आ जाए नेक्स्ट यूनिट की तरफ, वेव्स। अब नाम है वेव्स, लगता है चैप्टर 8 से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 दोनों के हैं। अब मैं 8 के अगर टॉपिक्स की बात करता हूं, प्रोग्रेसिव वेव हमने डिस्कस किया हुआ है, क्रस्ट, ट्रफ, ट्रांसफर वेव्स की हमारे पास पार्ट्स हैं 2। मतलब बड़ा एक रैंडम सा उन्होंने लिखा हुआ है। क्रस्ट ट्रफ क्या होता है? सिंपल वो लिख देते कि वेव्स की टाइप्स के बारे में बात कर लें। एम्पलीट्यूड एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास वेव के अंदर, वेवलेंथ क्या होती है, ये क्या चीजें हैं। ये बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में मिलते हैं, उन चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को, और ये भी मैंने बताई थी आपको लेक्चर में। नीचे क्या है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये चीजें देखें आपके पास क्या है कि यहां से यहां तक सब कुछ क्या है, ये आपके पास मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में आ जाता है जो मैंने लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। आगे चलें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जब मैं करवाने लगा था तो आपने कहा था इसको कि ये तो नम्स के सिलेबस में है, अब आपके वो काम आ गया। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर अब आपने न्यूटन्स फार्मूला और लेप्लास करेक्शन को भी करना है। ये नहीं सोचना कि वो लिखा नहीं हुआ, वो इस टॉपिक का हिस्सा है। तो न्यूटन्स फार्मूला और इसके अलावा लेप्लास करेक्शन ये भी हिस्सा है। और इसके अलावा जो डिपेंडेंस है स्पीड ऑफ साउंड की, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये वो वाला टॉपिक, ये वो भी आप लोग कवर कर रहे होंगे। तो मीन स्पीड ऑफ साउंड के अंदर ये तमाम चीजें आपके पास कवर हो रही हैं। फिर आगे आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसकी बात भी मैंने की।
अब इसमें उन्होंने आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में इंटरफेरेंस और बीट्स की बात नहीं की, तो वो यहां पर हैं भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपने प्रिंसिपल की बात करनी है, और ज्यादा से ज्यादा ये है कि उस प्रिंसिपल के डिफरेंट रिजल्ट्स क्या हैं जो मैंने आपको लेक्चर में बताए भी थे, उनको देख लें, उनकी कंडीशंस को देख लें। और मेनली जो चैप्टर या टॉपिक कवर होगा वो स्टेशनरी वेव का होगा। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद आगे आपके पास डॉपलर इफेक्ट आ जाता है। डॉपलर इफेक्ट के केसेस, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, सोर्स इज मूविंग अवे। अब ये हैं चैप्टर 8 के टॉपिक्स, लेकिन चैप्टर 8 क्या कंप्लीट है? नो। अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपके पास इन्होंने इंटरफेरेंस को भी डिस्कस नहीं किया, और इंटरफेरेंस के अलावा इन्होंने बीट्स को भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, लेकिन नीचे देख लेते हैं बीट्स है या नहीं है। वो आपके पास आ जाता है नीचे, बीट्स है या नहीं है। हाँ, बीट्स है, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, बीट्स है। इसका मतलब बीट्स मैंने करवाया था तो वो काम आज गया आप लोगों के। बीट्स कवर करना है। तो बीट्स भी कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड भी आपको लेक्चर मिला, मैंने दिया था, एक्सप्लेन किया था, उसको आप लोग समझ लें। और मैंने आपको केसेस भी बताए थे कि किस तरह से हम अननोन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। चैप्टर 8 सीधा सीधा है। अब चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 7 थोड़ा कंफ्यूज करता है। अब चैप्टर 7 को अगर आप देखें तो चैप्टर 7 में उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की, ठीक है, लेकिन पेंडुलम, मैस स्प्रिंग सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन उसकी बात नहीं की। जी, एप्लीकेशन कवर करनी है, इसमें आप एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। सेम वही चीजें जो पहले आपने की थी, उसको किसी को निकालना नहीं है। अब आप लोगों ने वो तमाम चीजें कवर करनी है। अब नीचे हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये तमाम वो वेरिएबल्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज होते हैं। तो मैं यहां पर आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सेफ साइड के ऊपर अगर आप इन तमाम चीजों को कवर कर रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर 7 को कर लें। इसका मतलब एमडी कैड के अंदर जो आपके पास ऑसिलेशन का यूनिट था, बेहतर है आप उसको यहां भी कवर कर लें सेफ साइड के ऊपर। और हैं बेसिकली क्या, फार्मूलाज ही तो हैं कि जब आप लोग मैस स्प्रिंग सिस्टम, पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन के टॉपिक्स को कवर करते हैं तो फार्मूलाज ही तो करने होते हैं। तो फार्मूलाज कवर कर लेंगे तो ये चीज आपके पास कवर हो जाती है। अब नीचे अगर लर्निंग आउटकम्स को एक दफा हम देख लें कि कोई चीज हमारी मिस ना हो रही हो। वाइब्रेशन इन रोप्स ट्रांसफर वेव से रिलेटेड है। उसके बाद उसने मैकेनिकल वेव की बात की, उसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ये मैकेनिकल वेव की टाइप्स आ गई आपके पास। उसके बाद आगे डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। अब देखें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, क्रस्ट रफ, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव के पार्ट्स आ गए। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, इससे रिलेटेड आपके डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रोग्रेसिव वेव के अंदर, ठीक है। आइडेंटिफाई द साउंड वेव्स आर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम। ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हैं कि हमारे पास वेव के अंदर क्या कुछ होता है, उन्हीं की बात हो रही है। कंपेयर ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल कंपैरिजन की बात है। स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन फार्मूला, लेप्लास करेक्शन, फैक्टर्स मींस जो डिपेंडेंस है, प्रेशर वाला टॉपिक, प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वाला, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जी, इंटरफेरेंस ऊपर नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, इसका मतलब इंटरफेरेंस को भी कवर करना पड़ेगा आपको। तो इंटरफेरेंस का टॉपिक भी आप लोगों ने कवर करना है। बीट्स की बात भी हो गई, स्टेशनरी वेव, नोड, एंटी नोड, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये भी हम बात कर लें। अब ऊपर उसने स्ट्रिंग की बात की थी स्टेशनरी वेव में, नीचे एयर कॉलम की बात भी की, तो एयर कॉलम भी कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ये सिंपल हार्मोनिक। तो कई चीजें ऊपर पढ़ने से क्लियर नहीं होती, लेकिन लर्निंग आउटकम्स को जब पढ़ते हैं तो हमारे पास वो चीजें कवर होती हैं। तो मीन्स इसका ये हुआ कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है वो हमें कंप्लीट करना है। कोई भी टॉपिक इसमें हमारा मिस नहीं होगा। तो एफएससी की बुक में जो चैप्टर नंबर 8 है, अब उसको कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। और हमने जब पहले इन लेक्चर्स को लिया था तो उन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही करवाए थे। जो इंटरफेरेंस का जहां तक सवाल है, अगर आप लोगों ने फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था
सेम वही कंडीशंस आपके पास साउंड की भी हैं, बस वहां पर आप बात कर लें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, यहां पर आप बात कर रहे होंगे कि साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो इंटरफेरेंस भी अब शामिल है साउंड का और बीट्स भी शामिल है, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अगर किया हुआ है तो सेम कंडीशंस हैं, सेम टाइप्स हैं, आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। हाँ बस ये है कि कोहेरेंट सोर्सेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज लाइट के लिए होते हैं। तो यहाँ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के अंदर अब आप उस कंडीशन को बस याद रखेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज की बात नहीं करनी, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात नहीं करनी, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की बात नहीं करनी, बस सिंपल साउंड का लेवल बढ़ रहा है कम हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बीट्स को कवर करना है। तो चैप्टर 8 में बार बार कह रहा हूं कि कंप्लीट कवर करना है, कोई चीज स्किप नहीं करनी चैप्टर 8 से। चैप्टर 7 के बारे में मैंने बता दिया कि चैप्टर 7 के अंदर भी बेहतर है कि आप लोग टॉपिक को कवर करें, लेकिन रेजोनेंस और डैम्पिंग का जिक्र नहीं है तो उसको बेशक ना करें, ना वो लर्निंग आउटकम्स में मेंशन है ना ऊपर मेंशन है, तो ना रेजोनेंस को कवर करें और इसके अलावा डैम्पिंग इनका जिक्र नहीं है, इनको ना करें। इसके अलावा चैप्टर 7 ट्राई करें कि आप लोग कंप्लीट कर लें, और स्पेशली मैं यहां पर बात करूंगा फार्मूलाज। इन केस आपके पास टाइम अगर नहीं भी है तो अगर आप बाकी टॉपिक्स के फार्मूलाज भी कर लेते हैं ना तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ऊपर आप पूछ रहे हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट फार्मूलाज को कर लें, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड डिफरेंट फार्मूलाज को कर लें, एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारे पास है उससे रिलेटेड फार्मूलाज को कर लें सेफ साइड के ऊपर, क्योंकि ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी का कंजर्व रहना, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स के अंदर पेंडुलम भी आता है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी आता है, तो ये कर लेना बेहतर है, और किया हुआ है आपने पहले, कोई नई चीज तो नहीं है। तो मतलब ये भी आप लोग जो पहले लाइव लेक्चर थे उसमें मैं आपको ये सब कुछ करवा चुका हूं। 9 चैप्टर नहीं है, फिजिकल ऑप्टिक्स निकल गया, लेकिन फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो इंटरफेरेंस आपने पढ़ा था टॉपिक, वो इंटरफेरेंस अब आपको यहां काम देगा। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोगों ने जो इंटरफेरेंस का टॉपिक पढ़ा था उसको अब आप यहां पर इंटरफेरेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को, सवाई चंद एक चीजों की जो मैं ऊपर बात कर चुका हूं। तो यहां से आप इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, जो पहले पढ़ा हुआ है अप्लाई कर लें, आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। स्केलर वेक्टर का टॉपिक है ही नहीं तो उसको करने की जरूरत भी नहीं है। अब आ गया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं पंजाब बोर्ड की बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 11 है, केपीके में ये चैप्टर नंबर 10 होता है। अब ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर आप इस चैप्टर को देखें तो आप कह सकते हैं कि ये 50 to 60% आपका चैप्टर है, बाकी टॉपिक्स नहीं है। अब इसमें देखें टॉपिक्स क्या हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फर्स्ट लॉ, जब पहले मैं फर्स्ट लॉ करवा रहा था आप लोगों का क्वेश्चन था फर्स्ट लॉ लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट लॉ का ताल्लुक है इन टॉपिक्स के साथ, स्पेसिफिक हीट, तो इसलिए करना जरूरी होता है। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी बात भी हमने की है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको करवाया था। लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट आपको पता है क्या है, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विदाउट अ सिंक, कि 100% कोई इंजन एफिशिएंट नहीं होता। और फिर इससे रिलेटेड मैंने आपको एफिशिएंसी के फार्मूलाज भी लिखवाए थे, अब वो आप लोगों को कवर करने हैं। तो मींस ये तमाम चीजें भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अब इसको देखें कि इसमें क्या कुछ है। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये हीट के ट्रांसफर से रिलेटेड बात हो रही है। रीजन्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर, ये क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, ये भी मैंने आपको टॉपिक बताया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, तो ये भी हम कवर कर चुके हैं। लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, ये भी बात हो चुकी है। डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स एंड वेरियस टर्म्स, अब वेरियस टर्म्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, ये तमाम चीजें इसमें आ रही होती हैं, उनको आपने कवर करना है। स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट करवा चुका हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब देखें फर्स्ट लॉ में क्या कुछ,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, हीटिंग के बारे में, जो हीट की कन्वेंशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, वर्क डन, ये भी तमाम चीज़ें हमने कवर की हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। फिर आगे दोबारा उसने ऊपर वाली बात कर दी, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, एक ही चीज़ को दो दफ़ा लिख रहा है यहाँ और यहाँ। ये भी बात की CP माइनस CV इज इक्वल टू R, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकेंड लॉ, ये तमाम चीज़ें वही हैं। अब प्रेशर ऑफ गैस की अगर बात करें तो वो चीज़ें नहीं है अब आपके सिलेबस में ना, प्रेशर ऑफ गैस आपके पास है। इसी तरह जो टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक था वो भी नहीं है, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। जो है ऊपर या नीचे उन्हीं को आपने करना है। तो जो चीज़ आपको ऊपर कंफ्यूज कर रही हो लर्निंग आउटकम्स में देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या वो टॉपिक्स हैं या नहीं है। जैसे मैं ऊपर कंफ्यूज हो रहा था बीट्स और इंटरफेरेंस में, तो नीचे हमने देखा लर्निंग आउटकम्स में तो बीट और इंटरफेरेंस दोनों को कवर करना है, कार्नेट इंजन नहीं करना, ना मेंशन है। इसका मतलब जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो पहले लाइव लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं, वो लाइव लेक्चर्स आपके इसको कवर कर देंगे। बस जो टॉपिक नहीं करने उनको स्किप कर दें, और जो करने हैं उसके साथ आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। नम्स का और नेशनल एमडी कैड का सेम सिलेबस है। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ओवरऑल। अब आप इस फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देखें तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कई चीज़ें उन्होंने निकाल दी हैं। मैं इसको बताने के बाद एक दफ़ा आपको पुराना सिलेबस भी दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि अब ओवरऑल सिलेबस आपका कम हो गया। बिल्कुल आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस ये सारे करने हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वो टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो रही होती हैं, और ये स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, तो इनको करना जरूरी है। KMT शामिल नहीं है। अब आए सेकेंड ईयर के सिलेबस की तरफ। सेकेंड ईयर में सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ, मटेरियल मीडियम, मतलब डाइलेक्ट्रिक की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन इंटेंसिटी बात हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट बात हमने की थी। इसके रिलेशंस मैंने आपको गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन बताई थी, दो पैरेलल प्लेट गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन, इसकी बात भी हमने की थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी बात भी हमने की। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, अब ये काम अब आपके आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज और पैरेलल मैंने करवाया। एनर्जी स्टोर्ड पहले भी टॉपिक था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैंने आपको करवाया था। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको पहले एहतियातन करवा दिए थे दोनों, और ये दोनों अब आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। तो एज सच कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है कि जो चीज़ हमने पहले पढ़ी हो और अब ना हो। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका चैप्टर नंबर 12 मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट जो था वो नहीं है, अभी नहीं है। तो मीन्स हमारे पास ऑलमोस्ट 80% ये चैप्टर है जो आपने कवर करना है। ये वो टॉपिक है जो आपको FSA की बुक में नहीं मिलता, ये मैट्रिक की बुक में था, ये अब आप लोग कवर कर रहे होंगे। बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करना है, वो कैपेसिटर से रिलेटेड है, नीचे देख भी लेते हैं उसको कि क्या नीचे तो मेंशन नहीं किया हुआ। ये देखें, टू चार्जेस विद द सेम और ऑपोजिट साइंस, इसकी बात भी की थी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट प्लेट्स के दरमियान और सिमिलर प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड था। टू पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रिलेटेड भी बात हमने की थी, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क, पोटेंशियल का यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल कैपेसिटर्स। अब देखें उसको सॉल्व करना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें कॉम्बिनेशन की। फिर उसके बाद एंड में चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये पहले नहीं था अब उन्होंने ऐड कर दिया। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको करने की जरूरत भी नहीं है। तो जो चीज नहीं मेंशन की हुई उसको क्यों करना है आप लोगों ने, जो चीज मेंशन है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मतलब आप लोग एक ही चीज को बार बार पूछते हैं, मतलब उसमें बड़ा क्लियर उन्होंने PMC के अंदर जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपने नोटिफिकेशन के अंदर, आप उस चीज को देखें। अब ऊपर कोई स्टूडेंट कह रहा था कि करिकुलम उन्होंने
खत्म कर दिया, तो करिकुलम अभी खत्म नहीं किया। ये अगर आप इस जगह पर जाते हैं, ये आपके सामने मैंने ओपन किया है नम्स का सिलेबस, इसको देखें। तो अभी भी वो नम्स का सिलेबस वहां मेंशन है जो पहले उन्होंने मेंशन किया हुआ था, ये सब कुछ वही है। तो कोई करिकुलम उन्होंने रिमूव नहीं किया। ऊपर एक स्टूडेंट ने कहा है कि करिकुलम रिमूव हो गया, करिकुलम रिमूव नहीं हुआ। ये करिकुलम अवेलेबल है उनकी वेबसाइट के ऊपर, और यहीं से आपने अपना जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना है। इसके अलावा कहीं से भी आप लोग सिलेबस को डाउनलोड नहीं करेंगे। मतलब यहां स्पेसिफिकली आपका हर सब्जेक्ट का सेपरेट है। अगर मैं फिजिक्स को क्लिक करता हूं तो मेरे पास फिजिक्स का सिलेबस ये ओपन होगा। जो टॉपिक्स हैं सिर्फ आपने उसको कवर करना है, पूरी प्लेलिस्ट को कवर करने की जरूरत नहीं है। मैं एंड में कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन भी आपसे जिक्र करूंगा। तो ये सारा वही सिलेबस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज अपने आप को ना करें, ना दूसरों की बातों पे जाएं कि कोई दूसरा बंदा अगर बात कर लेता है तो आप उसकी बात पे अमल कर लें। आप खुद जाकर पढ़े लिखे हैं, आप वेबसाइट पे जाके देखें क्या वाकई जो बंदा कोई शेयर कर रहा है क्या वो सेम है या नहीं है। फिर इसी तरह से जो पीएमसी है, पीएमसी ने जो नोटिफिकेशन पहले शेयर किया था वो अभी भी नोटिफिकेशन उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। इसका मतलब कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। जो इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले शेयर की हुई थी सेम इंफॉर्मेशन अभी भी है। ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहां पर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो नम्स का सिलेबस है वही सिलेबस हमारे पास होगा। और ये भी कोशिश किया करें कि जब आप किसी ऐसी एथेंटिक यूनिवर्सिटी या किसी टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी को देख रहे होते हैं तो पेज को फॉलो किया करें। न्यू सिलेबस नहीं आना, जो पुराना सिलेबस है वही है। तो ये जो चैप्टर नंबर 12 की मैंने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तमाम वही चीजें हैं जो आप लोगों की पहले हैं, उन्हीं को आप लोगों ने कवर करना है। क्वेश्चंस बाकी एंड में पूछिएगा, एंड में मैं आपको आंसर दूंगा। फिलहाल एक दफा सिलेबस को गो थ्रू कर लें कि क्या कुछ हमने किया हुआ है और क्या कुछ हमें नया करने की जरूरत है। तो जिन्होंने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एमडी कैड के सिलेबस में कवर किया था, अब भी वो उन्हीं चीजों को कवर करेंगे। बस ये वो दो टॉपिक्स हैं जो शायद आप लोगों ने अगर कहीं से तैयारी की हो तो ये वो टॉपिक्स ना करवाए हो, लेकिन मैंने जब आपको लाइव लेक्चर दिए थे तो इन टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। नेक्स्ट, अब आ जाएं आप लोग चैप्टर 13 के ऊपर। चैप्टर 13 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चैप्टर 13 में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 80% आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा। अगर मैं इन टॉपिक्स को देखूं, ओम्स लॉ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात भी हमने की थी। इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, किलोवाट आवर, किरचॉफ रूल्स, करंट और वोल्टेज, प्रोसीजर, इसकी बात भी की थी कि कैसे हम किरचॉफ रूल्स को यूज करके सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, पोटेंशियोमीटर। तो मींस ये भी तमाम वो चीजें हैं जो आपने पहले कवर की थी। तो ये सारा का सारा आपका ओल्ड एमडी कैट का सिलेबस है, कुछ भी नया नहीं है। उन्हीं चीजों को आपने दोबारा करना है। अब नेक्स्ट अगर आप इसके लर्निंग आउटकम्स पे जाते हैं तो लर्निंग आउटकम्स में भी यही चीजें उसने एक्सप्लेन की हुई थी। अब आप यहां पर आप सोचेंगे क्या कॉम्बिनेशन को करने की जरूरत है या नहीं है, तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब ये प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को जरूर प्रिपेयर करें। जो सीरीज और पैरेलल है उसको आपने करना है, उसको आपने स्किप नहीं करना। और एक तरह से जब आप रेजिस्टर के कॉम्बिनेशंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस हो जाती है।
क्योंकि मेथड दोनों का सेम है, बस ये चीज है कि एक में रेसिप्रोकल वाला फार्मूला सीरीज में यूज हो रहा होता है, एक में पैरेलल में यूज हो रहा होता है। तो ये चीजें आपके पास हैं इस यूनिट से रिलेटेड। और पुराना एमडी कैट का सिलेबस अगर आपने किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वो चीजें कवर करेंगे, आपकी चीजें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट अब आ जाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका कवर करता है चैप्टर 14 के टॉपिक्स को। अब टॉपिक्स देखिए, मैग्नेटिक फील्ड पहले कवर किया हुआ हमने, उसकी कंस्ट्रक्शन कह रहा हूं, उसकी जो मैग्नीट्यूड की डिपेंडेंस, उसकी शेप और डिफरेंट हमारे पास रूल्स हैं उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के, वही टॉपिक्स आपने कवर यहां पर करने हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के अंडर था, अब यहां पर है, उसको आप कवर करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसकी बात भी मैंने की थी जब हमने लास्ट चैप्टर 14 के टॉपिक्स को कवर किया। अब नीचे देख लें, ये चीजें आपके पास एक्सप्लेन हो रही हैं। और मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक जो एक्सप्लेन यहां पर हो रहा है वो चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपका जो ओल्ड एमडी कैट का सिलेबस था, अगर आपने उसको प्रिपेयर किया हुआ है तो वो काफी है आपके लिए। और ये आपके पास कितना कवर करता है, ये ऑलमोस्ट सिर्फ 40% कवर करता है। चार्ज टू मास रेशियो को करने की जरूरत नहीं है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक आप बेशक ना करें, ये इसमें नहीं है। बाकी सब कुछ वही है जो पहले था, ओल्ड भी इतना ही था, मेरे इकबाल अभी भी उतना ही है। तो ये चीज आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, कोई और चीज नहीं है। जो गैल्वेनोमीटर का टॉपिक, एमीटर, वोल्ट मीटर का टॉपिक, टॉर्क वाला टॉपिक, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उनको करने की जरूरत भी नहीं है। तो जिन्होंने ओल्ड एमडी कैट का सिलेबस पहले किया हुआ है, सेम वही चीजें कवर करेंगे, आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी ऑलमोस्ट वही है जो पहले था, ये आपके कवर करेगा चैप्टर नंबर 15 को। इसमें जो चीज नहीं ऐड हुई है वो ये है एसी जनरेटर। तो ये जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कहां कहां से जनरेट होती है। तो वो चीज आपके पास, आपको पता है कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, सोर्स ऑफ करंट क्या है, ये हम चैप्टर 13 में भी बात करते हैं। इसके अलावा सब कुछ सेम है। फिर आपके पास बाकी टॉपिक्स देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्टिविटी की बात मैं करता हूं, फैराडे लॉ, एप्लीकेशन इन सिस्मोमीटर। अब सिस्मोमीटर क्या है, ये बेसिकली अर्थ की मोशन को डिटेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ आप मैग्नेट को अटैच कर देते हैं, तो जब वो किसी भी तरह की मोशन होगी अर्थ के अंदर, तो मैग्नेट के मूव करने की वजह से अगर कोई कॉइल हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। ये सिस्मोमीटर का एक वर्किंग प्रिंसिपल है, जो बेस किस पे करता है कि फ्लक्स का चेंज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेंजिस लॉ पहले भी था, अब भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी बात हम लेंजिस लॉ में पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। ट्रांसफार्मर पहले भी था, अब भी है, करना है। नीचे लर्निंग आउटकम्स को देखें। अब लर्निंग आउटकम्स में फैराडेज लॉ, लेंजिस लॉ, अप्लाई फैराडेज लॉ एंड लेंजिस लॉ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद गिवन अ रॉड और अ वायर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिंपल वे, कंप्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये किससे रिलेटेड है, ये मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड है। और कॉइल की बात करें वो जनरेटर से रिलेटेड है। अब नीचे देखिए म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी अब आपने कवर करना है। तो पहले जब मैं, अगर किसी ने मुझसे पढ़ा हो एकेडमी के अंदर, तो मैं जब ये चैप्टर करवाता हूं तो मैं म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन भी करवाता हूं। तो अब वो टॉपिक्स यहां पर ऐड हो चुके हैं। तो मींस अब आपको म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को करना है, और कोई मुश्किल चीज नहीं है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, मेनली इनमें फार्मूलाज हैं। और बाकी लेंजिस लॉ के अंदर इसके केसेस हैं कि किस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये चीजें अब आपके पास नई ऐड जरूर हो गई हैं, लेकिन ये पहले भी मैं कवर करवाता हूं, तो अब इन्होंने उसको सेपरेटली लिख दिया है। जनरेटर की कंस्ट्रक्शन पहले भी सिलेबस का हिस्सा था, स्टेप अप स्टेप डाउन, एफिशिएंसी, पावर लॉसेस पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। तो ये भी आपके पास ऑलमोस्ट वही है
जो आप पहले सिलेबस में करते थे, बस ये वो चीजें हैं जो पहले मेंशन नहीं होती थी। क्वेश्चन कोई भी है आप लोगों ने एंड में पूछना है, फिलहाल सिर्फ सुने बात कि क्या कुछ करना है। एम्पेयर्स लॉ को करना है। एम्पेयर्स लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें भी आप घबराएं नहीं, इस यूनिट के अंदर भी वही सब कुछ है जो पहले पढ़ा हुआ है, उसी को दोबारा करना। मोटर नहीं करनी, मोटर की जरूरत नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। जो लिखा है उसको समझें। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये एक यूनिवर्सल तरीका है दुनिया के अंदर टेस्ट लेने का, जो अगर पाकिस्तान में भी इंप्लीमेंट हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा हो रहा है कि हम इसे टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन हम लोगों ने करनी है। तो जो बुक हमारे पास अवेलेबल होगी हम उसको करेंगे। और टेस्ट बनाने वाला ये जानता है कि स्टूडेंट बलूचिस्तान बोर्ड का भी होगा, सिंध बोर्ड का भी होगा, उनके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कहां से पढ़ेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल में बैठा हुआ नहीं सोचेगा कि फेडरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सब कुछ होता है तो वो हर तरह की बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो सिलेबस आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था, उसके बाद जहां से तैयारी की थी, उन्हीं बुक से आपने इन टॉपिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले टॉपिक जो थे उसमें रेक्टिफिकेशन के अलावा आपके पास ओपी भी था, अब ओपी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव भी और हाफ वेव भी। तो मतलब आपके पास थोड़ा सा ये ओवरऑल यूनिट रह गया। तो यहां मैं बात कर दूं ओपी की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो पहले सिलेबस में था अब नहीं है, इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड आपको लेक्चर मिल भी जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो सेम सिलेबस है पुराना, बल्कि टॉपिक कम हो गया। नेक्स्ट, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में पहले भी ये टॉपिक्स है, अभी वही टॉपिक्स हैं। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस की जो बात हम करते हैं, इसमें डी ब्रॉगले को आपने डिटेल में कवर करना है। तो बुक में आप ये देखें कि जहां से वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट होता है ना, उसके आगे आपने सारा कवर करना है। तो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस को आपने डिटेल में देखना है, मतलब उसका जो फार्मूला है H/P, इसकी डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं, मोमेंटम की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में, ये तमाम वो रिलेशंस हैं जिनकी वेरिएशन के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। यही आपके पास वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में एक्सप्लेन होता है। अब इसमें जो नीचे लर्निंग आउटकम्स में मेंशन नहीं है, अगर आप उनको देखें तो वो आपको करने की जरूरत है। वो क्या है, आपने इसमें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को भी करना है, इसको आप कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप नीचे लर्निंग आउटकम्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको भी आप कवर करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसके फीचर्स हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करना, ना मेंशन है। ये मैं मेंशन यहां पर कर भी दूं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले सिलेबस में था, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। पढ़ ले नीचे क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन विद पर्टिकुलर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये बेसिकली वो है आपके पास जो प्लैंक्स थ्योरी है, E इज इक्वल टू HF, उस रिलेशन की बात हो रही है, E इज इक्वल टू AC बाय लैम्डा, उसको कवर करना है। फिर ये माइक्रोस्कोप में कैसे यूज होता है, इसको कवर करना है। ये पहले नहीं था, अब है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको आप लोगों ने कवर करना है, और ये जो बुक में है उसी को कवर करना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अलावा कोई भी टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है, और यही मैं बार बार बात कर रहा हूं। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड नहीं लिखा हुआ तो नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो पहले टॉपिक थे, आरएमएस वैल्यू नहीं है तो अब नहीं कवर करना है। कोई माइंड में डाउट नहीं लेकर आना, अनलेस एंड अनटिल कोई नई अनाउंसमेंट नहीं आ जाती। और नई अनाउंसमेंट का वेट ना करें, जो पता चल गया उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करें।
टाइम एक दिन का भी वेस्ट किया तो आप किसी से पीछे रह जाएंगे। कॉम्पटन इफेक्ट नहीं लिखा हुआ तो नहीं करना। कहीं पर भी कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड कोई हिंट भी नहीं है कि कॉम्पटन इफेक्ट को आप लोग करें, तो करने की जरूरत भी नहीं है। तो पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐड हो गया, और जो निकल गया वो ये निकल गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पहले था अब नहीं है, बाकी सब कुछ पुराना है जो पहले आप पढ़ते हैं, उसी सिलेबस को दोबारा उसे उन्होंने अनाउंस कर दिया। फिर आ गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपके पास चैप्टर नंबर 20 से रिलेटेड है, ये भी कंप्लीट नहीं है। इसमें लेजर का टॉपिक पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। मैं मेंशन ये कर दूं, लेजर ना पहले था ना अब है, कोई करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें हम बात करते हैं हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम की। 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। उस फार्मूला का यूज आपको करना आना चाहिए, और बेहतर है बोर मॉडल को कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है बोर मॉडल को करने की, इसको बेहतर है कवर कर लें, क्योंकि ये उसी के आगे कॉन्टिन्यूटी में चलता है। उसके बाद आगे देखें, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। पहले भी था अब भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी, कॉन्टिन्यूस भी, और बेहतर है कि इसकी प्रॉपर्टीज को भी करें, पुराना सिलेबस। अब नीचे अगर मैं लर्निंग आउटकम्स को देखता हूं, तो पहला तो ये हो गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करें। फिर कहता है शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बेहतर है, इसमें आप ये बोर मॉडल की बात कर लें, उसी पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन करता है ये। एंड हाउ दिस रिड्यूस टू स्पेक्ट्रल लाइंस, और इसी के सेकंड पॉस्टुलेट से जो बेसिकली ये था En माइनस EP इज इक्वल टू HF, इसी को यूज करके आप ये ड्राइव करते हैं फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। ये सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड है। बाकी लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, वो सब कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास एक्सरे आ गया, वो भी करना है। तो मैं आपको चैप्टर 20 में ये कहूंगा कि लेजर के अलावा कोशिश करें बाकी पूरा चैप्टर कर लें, क्योंकि लेजर के अलावा बाकी तमाम चीजें यहां पर एक्सप्लेन हो रही हैं। और बोर मॉडल मैं आपको एहतियातन करने को कह रहा हूं कि एहतियातन इसको कर लें, क्योंकि जो उसका ये सेकंड पॉस्टुलेट है, इससे रिलेटेड इसका ये सेकंड पॉइंट है। ठीक हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 20 आपके पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसमें भी पुराने टॉपिक्स हैं, थोड़ी सी चेंज है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। आयनाइजेशन और एक्साइटेशन पोटेंशियल सिलेबस में नहीं है, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जो आपके बोर मॉडल के अंदर आपकी जो एनर्जी होती है, उसी को आप आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद पॉजिटिव साइन, लेकिन वो भी मेंशन यहां सिलेबस में कहीं नहीं की हुई। वो टीचर्स करवा देते हैं एक्स्ट्रा के तौर पे, लेकिन सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब यहां पर देखें क्या कुछ है, स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये जो पहला पॉइंट है, ये बेसिकली रेडियो एक्टिविटी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। तो रेडियो एक्टिविटी पहले भी सिलेबस का हिस्सा था, अब भी सिलेबस का हिस्सा है। इसमें आप लोगों ने अल्फा, बीटा, गैमा की प्रॉपर्टीज को भी करना है। तो कंप्लीट रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक। हाफ लाइफ पहले भी था, अब भी है, इसको कवर करेंगे। ये दो नई चीजें हैं जो पहले नहीं थी, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन और इसके मेडिकल यूजेस। जो मेडिकल यूजेस हैं, ये बहुत पहले एमडी-कैट के सिलेबस में होता था, लास्ट 2 या 3 ईयर्स इन्होंने निकाल दिया। इसमें बेसिकली वो आपके पास आ जाता है ट्रेसर टेक्निक वाला पॉइंट, कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेडिसिन में यूज हो रहा है, कौन सा आपके पास एग्रीकल्चर में यूज हो रहा होता है। ये जो टॉपिक है, ये टोटली आप कह सकते हो कि याद करने वाली बातें हैं कि आयोडीन 131 कहां पर यूज होता है, ठीक है। प्लाज्मा वॉल्यूम के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज होता है। तो इसमें बुक में जितने भी पॉइंट्स हैं कि कौन कौन सा रेडियो आइसोटोप कहां पर यूज होता है, आपने उन तमाम को याद करना है।
और सबसे बेहतर इसका तरीका याद करने का ये होता है कि आप एक टेबल की फॉर्म में इसको करते हैं। एक साइड पे आप लोग मेंशन कर लें कि रेडियो आइसोटोप, जैसे फर्ज करें मैं आयोडीन 131 की बात करता हूं, आयोडीन 130 की बात करता हूं, जितने भी हैं, और सामने उसकी एप्लीकेशंस लिख लें कि वो किस पर्पस के लिए यूज हो रही हैं, उनको लिख लें। एक जगह लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है, टॉपिक है, वो कवर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अगर आप कर लेंगे ना, तो इससे आपके पास ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा कि कहां पर आपके पास आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स यूज हो रहे होते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन की जब बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों को जो डोज वाला टॉपिक है, इसके अलावा जो इक्विवेलेंट डोज वाला टॉपिक है उसको करना होगा। इसके अलावा आरबीए फैक्टर, ये वो चीजें जो पहले आप लोग नहीं करते थे, ये करनी है। तो ये चीज आपके पास एक तरह से एक्स्ट्रा आ गई है, जो पहले आप लोग कवर नहीं करते थे, अब आप लोग कवर करेंगे। अब इस पूरे के पूरे सिलेबस को देखें, कहीं पर आपको नजर आ रहा है मैच डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी? तो मैच डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, नहीं करने की जरूरत। फिशन एंड फ्यूजन कहीं नहीं लिखा हुआ, तो करने की जरूरत भी नहीं है, इनको नहीं करना। अब ये जो पहला पॉइंट है लर्निंग आउटकम्स में, सिंपल मॉडल ऑफ एटम टू इंक्लूड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये बुक से पढ़ लीजिएगा जो इंट्रोडक्शन है, और इसमें आप लोग फर्दर ये है कि आइसोटोप्स को कवर कर लीजिएगा। तो जो चीज मेंशन आपके पास है उसको करना है, जो नहीं है उसको नहीं करना। अगर केमिस्ट्री में मेंशन है बाइंडिंग एनर्जी, उसको कर लें, अगर नहीं मेंशन तो ना करें उसको। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दिया कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें पहले थी और अब नहीं है, और क्या चीजें जो पहले नहीं थी और अब हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत थोड़ी चीजें हैं जो ऐड हुई हैं, बाकी सब कुछ वही है जो पहले आप लोगों ने किया हुआ था। आउट ऑफ सिलेबस कोई नहीं जाता, हल्का फुल्का उससे लिंक चीजें ही पूछी जाती हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता। अब एक दफा मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे दूं कि नया क्या ऐड हुआ है, क्या निकला वो तो पता चल गया, ऐड क्या हुआ उसको जरा सुन लें एक दफा। फोर्स एंड मोशन में कुछ नया ऐड नहीं हुआ। वर्क एंड एनर्जी में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ऐड हो गया, इसको कर लीजिएगा, और एहतियातन इसके वेलोसिटी को कर लीजिएगा, बाकी कुछ नया ऐड नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में कुछ नया ऐड नहीं हुआ। वेव्स के अंदर इंटरफेरेंस और बीट्स, ये उन्होंने लिख दिया, लेकिन इंटरफेरेंस हम पहले कर चुके हैं। बीट्स ऐड हुआ लेकिन हम ये पहले कर चुके हैं, बाकी सब कुछ पुराना है। आगे चलें, थर्मोडायनेमिक्स नया ऐड हुआ, सेकंड लॉ, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, लेकिन मैं आपको पहले से करवा चुका हूं, तो एक तरह का नया ऐड तो नहीं हुआ, आप लोगों ने पहले कवर किया अगर आपने पहले लाइव लेक्चर लिए हैं। अगर नहीं लिए तो ये लाइव लेक्चर्स अवेलेबल हैं पहले वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये ऐड हुआ, लेकिन पहले हम कर चुके हैं, बाकी सब कुछ पुराना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नया ऐड नहीं हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई बल्कि कम हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर आपका ऐड हो गया, और ये सिस्मोमीटर एप्लीकेशन ये ऐड हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नया ऐड नहीं हुआ। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐड हुआ, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कोई नई चीज ऐड नहीं हुई बल्कि कम हो गई है। न्यूक्लियर फिजिक्स, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन और उसके मेडिकल यूजेस ये ऐड हो गए। ज्यादा चीजें निकल गई हैं और कम चीजें ऐड हुई हैं। अब अगली बात पे आ जाएं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर नहीं है नबील, जो नहीं है वो नहीं है।
जो चीज नहीं है उसको ना करें। अब नेक्स्ट क्या चीज है जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने पॉइंट बताया था कि हमने क्या क्या चीजें हैं जो कवर करनी है। अब मैं उस चीज पे वापस आता हूं। मेजरमेंट अली जैन नहीं है सिलेबस का हिस्सा। एक्टिविटी कुछ नहीं है। एक्टिविटी का मतलब है आपको डिफरेंट जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये एक्टिविटी है कि कॉइल मूव कर रही है, कंडक्टर मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो किस तरह से आप उसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या पाम राइट हैंड रूल अप्लाई करके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ये एक्टिविटी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड होती है। अगर आप जब सिलेबस में भी देखें तो नीचे उसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉइल से रिलेटेड और कंडक्टर से रिलेटेड। अदरवाइज एक्टिविटी जो होती है वो आपके पास हाफ लाइफ के अंदर होती है। अब आपके पास जो चीजें थी अब उनके ऊपर आ जाएं और फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा कि आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं उसका आंसर दूंगा। फिजिक्स का सिलेबस, इसकी बात हमने कर ली। ये ऊपर मैं पूरी बात ये कर चुका हूं कि अब आपके पास फिजिक्स का सिलेबस कौन सा है, जो नम्स का सिलेबस है, जो नम्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली दिया हुआ है, जो मैंने ऊपर डिस्कस भी किया। क्या चीज स्टडी करने की जरूरत है? सिंपली आपके पास ओनली टॉपिक्स प्रेजेंट इन नम सिलेबस। जो आपके नम्स के सिलेबस के अंदर टॉपिक्स मेंशन हैं उन्हीं को करें। क्या चीज नहीं करनी? आप लोगों ने जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एलिमिनेट हो गए हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं अगर बात करता हूं कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, ये वो चीजें जिनको अब किसी भी तरह से स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। रिकमेंडेड बुक्स की तरफ आ जाएं। रिकमेंडेड बुक्स आपके पास अपनी कोर्स बुक्स हैं, जहां से आपने पहले पढ़ा था सबसे ज्यादा आसान वहीं से तैयारी करना है। किसी नई बुक को अभी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपने लिए नुकसानदेह साबित होंगे, आप अपनी जान पे जुल्म कर रहे होंगे। तो कोर्स बुक्स जो आपकी अपनी है, अगर आप केपीके के स्टूडेंट हैं तो आपकी अपनी केपीके की कोर्स बुक, अगर आप पंजाब बोर्ड के हैं तो आपकी पंजाब बोर्ड की बुक, अगर आप सिंध के हैं तो सिंध की बुक, अगर बलोचिस्तान के हैं तो बलोचिस्तान की बुक, अगर आप ए लेवल्स के हैं तो आप ए लेवल के अंदर देखें ये टॉपिक्स कहां कहां पर हैं, वहां से इनको कवर करें। अब कोर्स बुक्स के अलावा क्या करना है अदर देन कोर्स बुक्स? अगर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहां से करें, तो जो प्रैक्टिस बुक आपकी पहले थी ना उन्हीं को आप लोग अभी भी करें। मार्केट ना भागें कि नई बुक्स परचेज करना शुरू हो जाए। आप लोगों को मैं एक बात बड़ा क्लियर बता दूं कि जो लास्ट ईयर नम्स का सिलेबस था और जो अब नम्स का सिलेबस है ये सेम नहीं है। 2019 और 2020 का नम्स का सिलेबस सेम नहीं है। तो मार्केट में आप जो भी बुक जाके परचेज करेंगे उसमें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स होंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी जल्दी कोई बुक पब्लिश नहीं कर सकता। ये जरूर है कि आप जिस एकेडमी में पढ़ रहे हो वो एकेडमी आपको कोई सप्लीमेंट दे दे जिसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो शामिल हो जाएं। अदरवाइज मार्केट जाकर आप अपनी एनर्जी को और पैसों को ज़ाया ना करें कि ढूंढना शुरू कर दें। कई लोग इंटरनेट पे ढूंढना शुरू हो गए हैं पास पेपर्स। तो पास पेपर्स कौन से हैं? पास पेपर्स वो हैं जो आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। और पहले ये टेस्ट एनटीएस लेता था नम्स का,
और एनटीएस का टोटल पेपर बनाने का तरीका यूएचएस से डिफरेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस होती हैं, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने यूएचएस के पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है तो नम्स कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना कि प्रैक्टिस बुक्स जो हैं उन्हीं को करना है, उसके अलावा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। शाद खान मैं ऊपर बता चुका हूं, केपी के स्टूडेंट्स अपनी बुक को फॉलो करेंगे जो उनके पास अपनी बुक है, और उनको खुश होना चाहिए कि ये टॉपिक्स ज्यादातर उनके अपनी बुक के नामों से मिलते जुलते हैं। नम्स डिफिकल्ट नहीं है, नम्स इजी है एज कंपेयर टू यूएचएस। और पेपर पैटर्न जो आपके पास नम्स ने मेंशन किया है वो सेम होगा एमडी कैट का। इन केस अगर चेंज होगा तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। टेस्ट नवंबर के सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है। पास पेपर्स में कोई ऐसे हमें नहीं मिलता 4-5 ऑप्शंस की बात, 4 ऑप्शंस होती हैं। ये जो टेस्ट होता है जो फॉरेन से पढ़ के आते हैं एमबीबीएस, उनके टेस्ट के अंदर 5 ऑप्शंस होती हैं। आपके इस लेवल के ऊपर 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं होते। अगर होंगे तो अनाउंस पहले अनाउंस करेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, या पीएमसी बताएगा। जो भी टेस्ट लेगा आपको पता चल जाएगा। तो रिकमेंडेड बुक्स में मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपनी जो कोर्स बुक्स हैं उन्हीं को फॉलो करें, किसी न्यू बुक को करने की जरूरत नहीं है। पास पेपर्स में ऊपर बता चुका हूं कि पास पेपर्स पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पास पेपर्स नहीं है। आपको सिर्फ ये आइडिया मिल जाएगा अगर वो पास पेपर्स ओरिजिनल हुए कि क्वेश्चंस होते कैसे हैं, उसके अलावा कुछ आइडिया नहीं मिलेगा आपको। आयशा, जो टॉपिक्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देख लें। शाद खान बहुत ज्यादा पंजाब और केपी के डिफरेंट नहीं है। केमिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। सलीम मिर्जा, कोई जरूरत नहीं है इंडियन बुक्स पढ़ने की। अगर आपने अगले साल टेस्ट देना पढ़ लें, अगर इसी साल टेस्ट देना तो अपनी बुक को पढ़ लें। आप अपनी बुक को पढ़ें, अपनी बुक को, और इसके अलावा अगर कोई प्रैक्टिस बुक है तो उसको अटेम्प्ट करें। न्यू सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? आप अगर किसी एकेडमी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपको कोई सप्लीमेंट दे देंगे। अगर एकेडमी से प्रिपेयर नहीं करें तो सिंपल बुक से पढ़ लें। वो टॉपिक ऐसे नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। मुस्तफ़ा जो टेस्ट बनाएगा वो बनाएगा, ये चीजें पूछने वाली नहीं है ना। आपका इसे कंसर्न होना चाहिए कौन बनाएगा। नम्स ने टेस्ट कंडक्ट करवाना है। वो सारे स्टूडेंट उन डिस्कशन में पड़े होते हैं फेसबुक के ऊपर, या मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं जो जिनका ताल्लुक उनसे है ही नहीं। आपका ताल्लुक तैयारी से है। जो सिलेबस अनाउंस हो गया उसकी तैयारी करें। तो प्रैक्टिस बुक की मैंने बात कर ली। जो प्रैक्टिस बुक आपको मिल रही है अवेलेबल उसको कवर, उससे लें, उनसे इन टॉपिक्स को कवर करें। और अगर आपके पास कोई न्यू टॉपिक्स हैं तो न्यू टॉपिक्स की प्रैक्टिस के हवाले से मैं आपको एक बता देता हूं, एक ऑप्शन जिसको आप कर सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस कहां से करें? जो ई कैट का टेस्ट होता है ना, ई कैट का और फंक का, उसके अंदर सब टॉपिक्स शामिल होते हैं। तो उन न्यू टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये कह देता हूं कि ई कैट कि कोई अगर आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाती है, चाहे ओल्ड मिल जाए चाहे न्यू मिल जाए,
ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी। आप वहां से इन न्यू टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट पैटर्न जो होगा वो उनकी वेबसाइट पे अनाउंस होगा, जब अनाउंस होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। मेजॉरिटी कवर करने के लिए लेक्चर्स काफी हैं, लेक्चर्स में मैंने ऑलमोस्ट तमाम चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। मेरे पास भी कोई ओरिजिनल पास पेपर्स नहीं है, तो मैं ना उनको रिकमेंड करूंगा, तो बेहतर है पास पेपर्स को छोड़ दें, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें। अब स्टडी प्लान आप लोगों का क्या होना चाहिए? स्टडी प्लान आप लोगों का ये होना चाहिए कि आप लोग जो अब रिमेनिंग टाइम है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आपके पास 1.5 मंथ अभी है ऑलमोस्ट, तो 1.5 नहीं कह देता, मैं कह देता हूं कि 1.25 अभी आपके पास टाइम है, और ये टाइम काफ़ी है आपकी पूरी तैयारी करने का। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो इवन आपके पास सिंपल 1 माह भी हो तो 1 माह भी काफ़ी है इस पूरी तैयारी को करने के लिए। अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने इस 1 मंथ को डिवाइड कर देना है अपने अकॉर्डिंग। मतलब आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और इंग्लिश है। सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोर्स बहुत ज्यादा ऐड हुआ है। अब मेरी बात सुन ले, मैं आपके किसी सवाल का भी जवाब नहीं दे रहा, मतलब आप लोगों को, मतलब मैं बस सॉरी कह सकता हूँ आप लोगों की इस हाल के ऊपर कि आप लोगों को मैं बार बार एक चीज समझाता हूँ लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। मैं कल से कोई लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं क्या करूंगा वो आपको बता देता हूं, लेकिन मैं किसी भी तरह का कोई लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर रहा, कोई प्रैक्टिस बुक सॉल्यूशन में अपलोड नहीं करूंगा। तो पहला काम आप लोगों का ये है कि आप लोगों को पता होगा क्या सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन ऐड हुआ है। बायो के अंदर अगर सबसे ज्यादा ऐड हुआ है तो आप लोग मैक्सिमम टाइम अपना बायो को दें, और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने बाकी ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपने टाइम को डिवाइड करें। बेस्ट ये होता है कि आप पूरा दिन एक ही बुक को ना पढ़ते रहें, आप अपने पूरे दिन को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें। मतलब अगर आप एक दिन में लेट से 15 आवर्स को पढ़ते हैं तो आपने उन 15 आवर्स को डिवाइड करना है अपने इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो 15 आवर्स को डिवाइड करें अपने इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर आप 15 आवर्स को इस तरह से डिवाइड करें कि आपने मैक्सिमम टाइम बायो को देना है, सबसे ज्यादा बायो के बाद आप टाइम दें केमिस्ट्री को, फिर इंग्लिश को, और जिसका सिलेबस सबसे कम है उसको सबसे कम टाइम दें। लेकिन डेली बोर ना होने के लिए इन तमाम चीजों को कवर करें। शुरू में स्टार्ट में बात कर रहा हूं, जब स्टार्ट में आप लोग लेट से इन तमाम को टाइम देते हैं तो टारगेट ये बनाएं कि आपने नेक्स्ट 15 to 20 डेज के अंदर आपने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। और जब नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आप पूरा अपना सिलेबस कवर कर लें इन तमाम सब्जेक्ट्स का, फिर आप क्या करें, फिर आप आ जाए डेली बेसिस के ऊपर, फिर आप डेली बेसिस के ऊपर कवर करें इन सब्जेक्ट्स को। मतलब आप लोग डिवाइड कर लें इस पूरे के पूरे 4 सब्जेक्ट्स को कि आपने बायो को 2 दिन लगाने हैं और 2 दिन में कंप्लीट कवर करना है। आपने केमिस्ट्री को 1.5 डे लगाना है और कंप्लीट कवर करना है। आपने फिजिक्स को 1 दिन देना है और कंप्लीट कवर करना है। आपने इंग्लिश को एक कंप्लीट देना है और कवर करना है। तो मींस आपका पहले काम ये होगा कि आप तमाम को कवर करें, तमाम को कवर करने के साथ साथ आप लोग अपनी तैयारी एक दफ़ा कंप्लीट कर लें तमाम सब्जेक्ट्स की, फिर डेली बेसिस के ऊपर 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में इन तमाम को कवर करें। लेकिन साथ साथ क्या करें, जिस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं साथ साथ अगर आप उस यूनिट की प्रैक्टिस को भी करते जाएं।
मतलब कोई भी प्रैक्टिस बुक आपके पास है, उस प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस को करते रहें। कि लेट्स से फिजिक्स का आपने फोर्स एंड मोशन को रिवाइज किया कल, तो फोर्स एंड मोशन को रिवाइज करने के साथ ही आप क्या करें, उससे रिलेटेड उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लें। सिमिलरली केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो में ये ना करें कि बस मैं एंड में प्रैक्टिस करूंगा, नहीं। क्योंकि जब तक आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट नहीं करेंगे कि क्या आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आप उसी टाइम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर लें, अदरवाइज आप बाद में सफर करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? ये मेरा अपना एक आइडिया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप अपने अपने प्लान को इस तरह से करें। अगर आपके माइंड में कोई और प्लान है जिसमें आप अपने आप को ज़्यादा इजी फील करते हैं और आपको लगता है कि आप उसे बेहतर तैयारी कर लेंगे, तो मैं आपको यही कहूँगा उसी को फॉलो करें। इंसान सबसे ज़्यादा खुद अपने आप को समझता है, कभी भी दूसरा उसका टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता। आप अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल खुद बना सकते हैं, लेकिन बनाएं इस तरह से कि आप इस टाइम के अंदर चीज़ों को रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद उनको प्रैक्टिस भी करें। क्लियर है ये पॉइंट? अब कोई आपका सवाल है तो आप मुझे पूछें, मैं आपको बता देता हूं कि जो रिमेनिंग मैंने लाइव लेक्चर्स मैंने जितने लिए, अब रिमेनिंग क्या क्या है और रिमेनिंग लेक्चर्स मैं क्या करूंगा। मैं आप लोगों का टाइम लाइव लेक्चर्स में वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करूंगा, और ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो प्रीवियसली अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, ये वही होंगी। बस मैं करूंगा क्या, इनको मैं कंपाइल कर दूंगा आपको। कंपाइल इस तरह से मैं करूंगा कि मैं इनको अकॉर्डिंग टू नम्स अपलोड कर दूंगा। कि जो भी नम्स का या नेशनल एमडी कैट का सिलेबस है, मैं उसके अकॉर्डिंग इसको अपलोड कर दूंगा। आपकी कोई भी क्यूरी हो, मतलब कोई क्वेश्चन आपको मसला है किसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप क्यूरी दो तरह से आपको पता है। प्रेफरेबल ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ये प्रॉपर टाइम के ऊपर, रात के 2-3 बजे नहीं। प्रॉपर टाइम मींस प्रॉपर टाइम कि जहां आपको पता है कि कोई बंदा रेस्ट कर तो नहीं कर रहा, तो व्हाट्सएप करें। नंबर आपको पता है, जो अगर कोई नया है मैं लिख देता हूँ, 030946369117। और दूसरा तरीका ईमेल का है, ये प्रेफर मैं करूँगा व्हाट्सएप को। ईमेल आपको पता है क्या है, फिजिक्स इन सेकंड। स्पेलिंग सही रखिएगा, कई दफ़ा आप लोग कहते हैं कि ईमेल की है और पता लगता है कि आप लोगों ने ईमेल ही गलत एड्रेस पे की होती है। और प्रैक्टिस बुक की जहां तक बात है, मैं प्रैक्टिस बुक क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्स चेंज हो गया। जब कोर्स चेंज हो गया तो सारी प्रैक्टिस बुक करने का फायदा नहीं है, तो मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोग भी 30 मिनट की वीडियो को पूरा देखने का फायदा आपका भी नहीं होगा। तो जब आपको पता है कि सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को करें। कोई एडिशनल टॉपिक फेडरल बोर्ड या ए लेवल में से नहीं है, यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं जो हर बुक में अवेलेबल होते हैं। पहले रिवीजन जरूरी है रिहाब, उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया हुआ, उसके बाद प्रैक्टिस करें। रिवाइज किया हुआ तो प्रैक्टिस करें, अगर रिवाइज नहीं किया हो तो प्रैक्टिस ना करें। नम्स का स्टडी प्लान कोई नहीं आप बना सकते। नम्स का स्टडी प्लान यही है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर एक सब्जेक्ट को कवर करना है। बायो को 2 दिन दे दें, 2.5 दिन दे दें, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को एक एक दिन में, 1.5 दिन में कवर करें। ये नम्स का प्लान है।
रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो पहले से अपलोड है। मैं आपको एक दफ़ा ना, आप सब लोगों को जो है यहाँ पर, अली जैन आपको फार्मूला शीट्स चाहिए, आप ईमेल कर दें, आपको ईमेल पे रिप्लाई आ जाएगा। प्रैक्टिस बुक मार्केट में कोई नहीं है। प्रैक्टिस बुक जो आपको बेहतर लगती हैं आप लोग उसको परचेज करें जहां मैक्सिमम प्रैक्टिस है। जो आपकी अपनी बोर्ड की बुक है आप उसी को पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आप लोगों का सवाल है ना कि मैं क्यों नहीं लाइव लेक्चर दे रहा, लाइव लेक्चर इसलिए मैं नहीं दे रहा क्योंकि लाइव लेक्चर से आपका टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होना है। तो वो जो टाइम आप लोग लाइव लेक्चर में देंगे उससे बेहतर यह है कि मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बता दूं और आप उन शॉर्ट वीडियोस को देखकर आप अपने उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। मैं कोई प्रैक्टिस बुक रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। जो प्रैक्टिस बुक आपको बेहतर लगती है, आपको मिलती है, आप उसको लें, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग तैयारी करें। अब ये देखेंगे, ये जब आप फिजिक्स इन सेकंड के चैनल को ओपन करते हैं तो आपके पास ये सामने टैब्स आते हैं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। कोई अनाउंसमेंट होती है वो मैं कम्युनिटी में अपलोड करता हूँ। जैसे मैंने आज ये मेंशन किया था कि आज का लेक्चर इस बारे में होगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो मैं आपके लिए करूँगा, कोई रिवीजन रखूँगा, जैसे कुंदन कुमार कह रहा है फार्मूलाज की रिवीजन, मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैसेज के थ्रू या कम्युनिटी में। अब आप देखें जो आपके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, अवेलेबल हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कवर करना है, तो ये प्ले लिस्ट में आप देखें आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस पता चल रही हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ओपन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये राइट साइड पे तमाम वीडियोस मिल रही हैं। मोशनल ईएमएफ, फैराडेज लॉ, लेंजेज लॉ और उसके डिफरेंट केसेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। मैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो एक्टिविटी वाली बात है, कॉइल के अंदर, लूप के अंदर, ट्रांसफार्मर, उसकी टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, पावर लॉसेस, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपके इन टॉपिक्स को कवर कर देंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर है। अब फर्ज करें आप लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, मॉडर्न फिजिक्स, जिससे आपके पास कवर होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज और डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये तमाम टॉपिक्स उससे रिलेटेड हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कॉर्नियस एक्सरेज, एक्सरे स्पेक्ट्रम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अब है, ये करना है आप लोगों ने। फिर आगे स्पेक्ट्रल सीरीज आ गया, वही टॉपिक्स हैं, बोर मॉडल, सारे अपलोड मैंने यहां पर किए हुए हैं। अगर कोई टॉपिक इसके अलावा है तो मुझे बताएं, जो सिलेबस में है सारे वही हैं जो आप लोगों के सिलेबस में और मैंने पहले से अपलोड किए हैं। मैं इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव एंड फुल वेव, फिल्टर सर्किट रेक्टिफिकेशन में, अब ये टॉपिक है सिर्फ। और जब आप इस टॉपिक को ओपन करते हैं इंतहाई बैलेंस, मैं एक मिनट ये गुजर जाए, तो आप इसको वीडियो के अंदर जितने पॉइंट्स मैंने लाइव लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तमाम आपको यहाँ मिलेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तमाम चीज़ें हैं। फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है वो आपको इस वीडियो को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा और ये टाइम बचाएगा आप लोगों का। फिर सिमिलरली न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। आमिर इकबाल और बाकी लोग जो भी हैं, अब आपको ये रिक्वायर्ड है कि कम टाइम में आपकी एक चीज़ कवर हो जाए, ना कि मैं आप लोगों को घंटे 2 घंटे में वो चीज़ एक्सप्लेन करूं।
असलान बाबर, एक्सरेज में कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें वही हैं जो मैंने बताई हुई हैं। मैं अगर आपको घंटे का लेक्चर दूंगा ना, मैं तब भी आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जो आपके काम की हैं। जो आपके काम की नहीं है, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मैं लाइव लेक्चर के अंदर ये चीज़ें कवर करूं? मैं ऊपर बात कर चुका हूं कि कोई पास पेपर्स नम्स के नहीं है। जितने भी नम्स के पास पेपर्स हैं वो पुराने सिलेबस से रिलेटेड हैं, नए सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। चलिए, कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको सोल्यूशन बता दी है कि सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर मैं लाइव लेक्चर्स को स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, सबको ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू और कम्युनिटी के अंदर भी। आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस रखें। क्या कुछ पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। कोई एक्स्ट्रा चीज़ माइंड में ना लेकर आए। FLPs का या टेस्ट का मैं आपको बता दूंगा। मैं कोई देखता हूँ कि क्या प्लान बनाऊँ जो आप लोगों के लिए फिजिबल हो, मेरे लिए भी फिजिबल हो। कंफर्म है नेशनल MD कैट के लिए नम्स का सिलेबस होगा। अगर कोई चेंज होगा तो उनकी वेबसाइट पे आएगा। ये मैं बार बार बात कर चुका हूँ। एक पढ़े लिखे मतलब शहरी होने का सबूत दें कि कोई भी न्यूज़ होती है तो उसको पहले कंफर्म करें। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है वो फेक न्यूज़ का है, और फेक न्यूज़ में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो सोशल मीडिया प्ले करता है, और साथ साथ नौजवान प्ले करते हैं जो उसको शेयर करते हैं और आगे पहुंचाते हैं। अनलेस वो आपको वेरीफाई नहीं होती किसी अथेंटिक सोर्स से, उसको ना तो शेयर किया करें और ना उस पर यकीन किया करें और ना किसी से पूछा करें। खुद उसको वेरीफाई किया करें। आप लोग समझ सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अगर शॉर्ट वीडियोस को देखें तो आपके लिए वो है। शॉर्ट वीडियोस और
लाइव वीडियोस चीज़ें एक जैसी होती हैं, एक में थोड़ा स्लो और थोड़ा डिटेल में होता है और भी वही बात जल्दी कवर कर दी जाती है। हम आज चेंज हुआ तो नम्स बताएगा, चेंज हुआ तो पीएमसी बताएगा, चेंज अगर होगा तो मैं नहीं बता सकता, किसी एकेडमी का कोई टीचर नहीं बता सकता। तो कोई भी अपडेट आएगी तो नम्स की वेबसाइट पे नम्स से रिलेटेड आ जाएगी, पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर और पीएमसी के ऑफिशियल पेज के ऊपर उनसे रिलेटेड आ जाएगी। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी तरफ से जो न्यूज़ हो उसको ऑथेंटिक माने और उसी चीज़ को शेयर करें। आप लोगों में से किसी के पास, अब ये फार्मूला शीट मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताई हुई है, उस फार्मूला शीट में अगर किसी के पास अभी भी फार्मूला शीट नहीं है, ये फार्मूला शीट आप लोगों के पास अगर है तो ये बेस्ट चीज़ है आपके पास चीज़ें रिवाइज करने की। आप यहाँ से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। क्या करें, अपने फार्मूला शीट के अंदर जो अब चीज़ें सिलेबस का हिस्सा नहीं है उनको सिंपली क्रॉस कर दें, आपको पता चल जाए आपने उनको कवर करना ही नहीं है। इसका प्रिंट आउट लें और प्रिंट आउट लेने के बाद उन चीज़ों को क्रॉस कर दें। क्विक रिवीजन का सबसे आसान तरीका ये है। मैं फिर लास्ट में बात करूंगा कि अगर आप लोग अपने जो न्यू टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग ई कैट की, मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें कंप्लीट सिलेबस आता है, उसकी बुक को ले लें। अगर आपका वाकई दिल कर रहा है जी आपने किसी बुक को परचेज करना है और आपने उसको पढ़ना है तो आप लोग परचेज करें और परचेज करने के बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मे बी आपको लगे कि वो मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपका दिल है प्रैक्टिस करने का तो ये वही तरीका है कि आप लोग उन बुक्स को परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये फार्मूला शीट नहीं है तो ये फार्मूला शीट के लिए आप सिंपली मुझे ईमेल कर दें, ये ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको जो फार्मूला शीट है वो सेंड कर दूंगा। ये फार्मूला शीट आप सिंपली ईमेल कर दें, जिनके पास अगर नहीं है ये ईमेल आईडी है, ईमेल करें, मैं आपको फार्मूला शीट सेंड कर दूंगा। बाकी कोई भी अपडेट होती है लाइव लेक्चर से रिलेटेड, रिकॉर्डेड लेक्चर से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड, मैं आप लोगों को कम्युनिटी में और कम्युनिटी के अलावा आप लोगों को मैसेज और ईमेल के थ्रू बता दूंगा। अलीजैन हौसला कर लो, मशीन नहीं हूं मैं एक टाइम पर एक काम करूंगा और मेरा ख्याल है सबसे बेहतर काम यही है कि मैं आपको यहां से म्यूट कर दूं। ठीक है, तो ये आज का सेशन जो मैंने चाह रहा था कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, पैनिक नहीं करना, कोई नई चीज़ नहीं कही पीएमसी ने, बल्कि आप लोगों के लिए कुछ आसानी कर दी, कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी। टाइम मैनेज करें प्रॉपरली, उनको कवर करें। मैं ऊपर बता चुका हूं कि बुक्स कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, कोई न्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक जो है उन्हीं से इन टॉपिक्स को कवर करें। और फेडरल बोर्ड की बुक्स और केपीके की बुक सेम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपडेट कोई भी होगी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। जो चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनको किसी ना किसी तरह से आपके लिए मैनेज करूंगा। बलूचिस्तान की बुक में भी सब कुछ यही है, मेरे पास पड़ी है बलूचिस्तान की बुक और सब टॉपिक्स आपके बलूचिस्तान की बुक के अंदर भी मिलते हैं, तो उसमें परेशान ना हो।
जो टॉपिक्स रिमूव हो गए वो नहीं करने। तो खुश रहें, खुश रखें दूसरों को, आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, सदका दें, सदका मुश्किलों को टालता है। और अपने लिए लोगों को दुआ करने को कहें, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स को, कि वो आप लोगों के लिए आसानियों की दुआ करें। और अपने दिमाग को एक्स्ट्रा चीज़ों से फ्री रखें। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं और आप लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, उसके बाद के लिए भी है। और जो किया है पीएमसी ने उस पर खुश रहें, ये ना सोचें कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया। जो होता है वो आपके हक में बेहतर हो, इसके लिए दुआ करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है जो कुछ हुआ है ये आपको मज़ीद टाइम मिला तैयारी के लिए। अगर टेस्ट सितंबर से अक्टूबर में गया, अक्टूबर से अब नवंबर में गया, तो ये आप लोगों के लिए बेहतरी है, आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है ज़्यादा अच्छी तैयारी करने का। तो टाइम को यूटिलाइज करें। अल्लाह ताला हर एक को इतना चांस नहीं देता जितना आप लोगों के सेशन को मिल रहा है। मुझे 2010 का सेशन याद है, जब 1.5 माह के बाद एमडी कैट का टेस्ट हुआ था, तो लोगों ने तब भी तैयारी कर ली थी, उनको पता था। तो आप लोगों को तो पता है कि आपका टेस्ट डिले होता जा रहा है, होता जा रहा है, अच्छी बात है, आप तैयारी करें। और हर एक को इक्वल चांस मिल रहा है। अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो हर एक के लिए चेंज हुआ है, ज़्यादा टाइम मिला तो हर एक को मिला है। और अपनी किस्मत पे खुश होने वाला ही खुशकिस्मत होता है। तो खुशकिस्मत बनना है तो जो कुछ आपके लिए है उस पर खुश रहें। और अपनी तकदीर को बदलना है तो वो तदबीर है, तदबीर करें, अपनी तकदीर को बदलें। तो कोई भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, कम्युनिटी के ऊपर भी मैसेज भी कर दूंगा, ईमेल भी कर दूंगा। तब तक जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर उनको देखें, चीज़ों को रिवाइज करें। और कोई भी क्वेश्चन है रेलेवेंट मुझसे पूछ सकते हैं प्रॉपर टाइम के ऊपर। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज ये सेशन मैं एंड करने लगा हूँ। सिलेबस मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तहलका टीवी, उसको पूरी वीडियो को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा क्या कुछ करना है क्या नहीं करना, क्या चीज़ नहीं ऐड हुई है क्या रिमूव हुई है, मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। आपने सिलेबस को फॉलो करना है जो नम्स ने बताया मुनज़्ज़ा, आपने बुक को फॉलो नहीं करना। वो सिलेबस में टॉपिक हैं कहाँ पर हैं, आपने उनको कवर करना है। स्मार्ट स्टडी का तरीका यही है, जो चीज़ें हैं उनको कवर करें, जो नहीं है उनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स डेवलप करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज़ को पढ़ने लगें आपको पूरा टॉपिक ना पढ़ना पड़े, वो चंद एक पॉइंट्स चंद एक फार्मूलाज हों जो आप कवर करें, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। कोई और चीज़ जो आपके माइंड में हो तो पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़।